तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग भारत का राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण देखेंगे, मेकिंग ऑफ इंडिया एज अ नेशन स्टेट। तो राष्ट्र राज्य के बारे में हम लोगों ने यूनिट 4 में पढ़ा भी था, तो उसी का एक थोड़ा सा परिचय लेंगे। राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या होता है? तो राज्य बेसिकली एक राजनीतिक संघ, एक भौगोलिक इकाई है। इसकी विशेषता है एक निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह है जिन्होंने संस्कृति, धर्म, भाषा, साझा इतिहास या क्षेत्र की सामान्य पहचान के आधार पर एकजुटता विकसित की। भारत एक राज्य है, इसका मतलब है कि भारत का एक निश्चित भूभाग है, भारत की एक जनसंख्या है, भारत की एक सरकार है और भारत की सरकार संप्रभु है। ये भारत का राज्य हो गया। लेकिन भारत का जो गठन हुआ है, राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह है। अब इंडिया, अगर हम भारत को एक राष्ट्र कहें तो फिर एक ऐसा समूह आ जाएगा लोगों का जहाँ जो संस्कृति, धर्म, भाषा, साझा इतिहास व क्षेत्र की सामान्य पहचान के आधार पर एकजुट होते। तो कहा जाता है कि भारत एक राज्य तो है, स्टेट तो है, लेकिन भारत में अनेक राष्ट्र बसते हैं, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक साझा इतिहास हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां हैं। तो भारत में कई राष्ट्र हैं और भारत एक राज्य है। भारत एज अ नेशन स्टेट जो यूरोपियन परिभाषा है उस पर फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि भारत अगर एक संस्कृति से, यूरोप में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हुए तो वो एक प्रकार से अलग हो गए, मतलब एक देश बनाया तो उन्होंने, तो एक साझी भाषा के आधार पर उन्होंने, तो वो एक पूरा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना। तमिल प्रदेश के लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं एक तमिलनाडु बना लेते हैं, तो वो ठीक है, अपने आप में एक राष्ट्र हो गया। लेकिन अब तमिलनाडु तो राज्य नहीं है ना, वो तो मतलब राज्य इन द सेंस की वैसे तो राज्य है, लेकिन अगर स्टेट के रूप में देखा जाए, ये इस परिभाषा के अनुसार स्टेट देखा जाए तो भारत राज्य है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में एक प्रकार से कई नेशन रहते हैं। तो राष्ट्र राज्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई है जिसमें भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोप में 17वीं शताब्दी में हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड आज शुरुआती राष्ट्र राज्य थे जिन्होंने साझा क्षेत्र व साझा संस्कृति के आधार पर देश का निर्माण किया। वन नेशन वन कल्चर राष्ट्र राज्य का मुख्य आधार है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। हालांकि भारत भी एक राष्ट्र राज्य के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ है, पर वह यूरोपियन अवधारणा से अलग अवधारणा वाला राष्ट्र राज्य। भारत की राष्ट्र राज्य की अवधारणा विविधता में एकता, बहुसंस्कृतवाद एवं बहुधर्म कुटुंबकम पर आधारित। वही है सैलेड बाउल मॉडल, भारत का सैलेड बाउल मॉडल। यह बहुत सी जातियों, धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृति विविधता वाला राष्ट्र है। अल्फ्रेड स्टीफन जोआन लिंज योगेंद्र यादव ने 2011 में प्रकाशित अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक क्राफ्टिंग स्टेट नेशंस इंडिया एंड अदर मल्टीनेशनल डेमोक्रेसीज में भारत को राष्ट्र राज्य की बजाय राज्य राष्ट्र कहा। राष्ट्र राज्य नहीं है भारत राज्य राष्ट्र। भारत एक राज्य है और उसमें कई राष्ट्र हैं, है ना। ये भारत एज अ राष्ट्र नहीं है जिसका एक स्टेट नहीं। भारत एक राज्य है जिसके बहुत सारे नेशंस। तो ये है इसमें राष्ट्र राज्य व राज्य राष्ट्र में अंतर का आधार यह है कि वे अपनी संस्कृति एवं राजनीतिक अंतरों को मैनेज कैसे करते हैं। जब 17वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ तो उन्होंने हिंसा, शक्ति व बहुमत के आधार पर सांस्कृतिक, जाति, भाषीय एकता का निर्माण किया। जर्मनी का राष्ट्र राज्य के रूप में विकास बिस्मार्क की आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के द्वारा हुआ, जबकि राज्य राष्ट्र में बहुविध पहचानों एवं संस्कृति का सहअस्तित्व पाया जाता है। ऐसे राष्ट्रों को बेनेडिक्ट एंडरसन इमेजिन कम्युनिटीज कहता है। तो भारत में ऐसा नहीं है कि विभिन्न धर्म के लोग थे, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न भाषाई लोग थे, उनको एक प्रकार से उनका दमन कर दिया गया, उनको भगा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कल भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो भारत एज राष्ट्र उनमें भारत एज स्टेट उसमें समाहित कर लिया गया सभी लोगों को। पार्थ चटर्जी एवं भारतीय राष्ट्र राज्य। चटर्जी की जो शुरुआती शिक्षा पश्चिम बंगाल में हुई। 1967 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एमए किया और फिर वहीं से पीएचडी भी की। भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों में पार्थ चटर्जी को न केवल उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत एवं सबाल्टर्न स्टडीज के स्थापित विद्वान के रूप में देखा जाता है, बल्कि वे अब दक्षिण एशिया के प्रमुख चिंतक के रूप में भी पढ़े जाते हैं। उनके लेखन पर मार्क्सवाद एवं विशेषकर ग्रामसी के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी सही है कि चटर्जी मार्क्सवाद को अंतिम सत्य मानने से इनकार करते हैं या मानने वालों में नहीं। उनके लिए उनके दो लेख हैं, ऑन ग्रामसियन और ऑन ग्रामसीज फंडामेंटल मिस्टेक
और दूसरी है द प्रॉब्लम ऑफ मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी कोलन कंसिडरेशन ऑन क्वालिटी। इन सवालों को समझने के लिए सहायक साबित हो सकती है। मार्क्सवाद और इतिहास के रिश्तों की पेचीदगी ने चटर्जी के लेखन को भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन से जोड़ दिया। वे रंजीत गुहा के सबाल्टर्न स्टडीज समूह का हिस्सा बन गए। सबाल्टर्न स्टडीज के तहत उनका लेखन असंगठित राजनीति और राज्य जैसी संरचनाओं के अंतर संबंधों की व्याख्या पर केंद्रित था। इन्हीं लेखों का विस्तृत स्वरूप उनकी विख्यात पुस्तक नेशनलिस्ट एंड इट्स कॉलोनियल वर्ड नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ड कोलन अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स 1986 में पुस्तक आती है में आया। नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ड कोलन अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। चटर्जी का मत है कि यूरोपीय सिद्धांत तीसरी दुनिया के राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रवाद की संशोधित नस्ल के रूप में समझता है। इसके चलते यूरोपीय राष्ट्रवाद स्वतः उत्पन्न परिघटना मान लिया जाता है, जबकि तीसरी दुनिया का राष्ट्रवाद एक उधार लिया गया विमर्श बनकर रह जाता है। चटर्जी के तर्क का दूसरा पक्ष उनके द्वारा ग्रामसी द्वारा प्रतिपादित निष्क्रिय क्रांति की अवधारणा के बौद्धिक इस्तेमाल से संबंधित है। उनका मत है कि भारत निष्क्रिय क्रांति का एक आदर्श उदाहरण है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन न केवल अपनी बेसिक सत्ता को चुनौती देने में कामयाब रहा, बल्कि भारतीय जनमानस को भी उसकी अपनी सांस्कृतिक जुबान में संबोधित किया। इस तरह बुर्जुआ वर्ग के कमजोर होने के बावजूद परिवर्तन का विमर्श शुरू हुआ, जिसने राजनीतिक बदलाव की प्रगति को गति दी। 1993 में प्रकाशित पुस्तक अ नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट कोलन कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज में चटर्जी ने इस तर्क को विस्तृत किया। बेनेडिक्ट एंडरसन की आलोचना करते हुए चटर्जी ने स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन में दो क्षेत्रों का निर्माण हुआ, एक आंतरिक इनर था और दूसरा बाहरी आउटर था। आंतरिक डोमेन कला, भाषा, संस्कृति व इतिहास जैसे तत्वों से मिलकर बना था। इस डोमेन की बुनियाद यूरोप के विरोध के आधार पर टिकी हुई थी और यहीं से भारत की विशिष्टता और राष्ट्रवाद को जायज ठहराने के गैर यूरोपीय परंतु आधुनिक तर्क निर्मित हो रहे थे। लेकिन राष्ट्रवाद के बाह्य क्षेत्र की संरचना अलग थी। यह बाह्य डोमेन यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक विचारों का था। दिलचस्प बात यह थी कि इस डोमेन में औपनिवेशिक सत्ता का विरोध तो था, परंतु आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं की पुरजोर मांग भी शामिल थी। चटर्जी के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य डोमेन का यह विरोधाभास विशिष्ट भारतीय आधुनिकता से संबंधित है। फिर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं पार्थ चटर्जी की, तो नेशनलिस्ट थॉट एंड अ कॉलोनियल वर्ड कोलन डेरिवेटिव डिस्कोर्स 1986 में आती है। नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स प्रिस्टन, ये 1993 में बुक आती है, पार्थ चटर्जी की है। पॉसिबल इंडिया 1997 में आती है, ये भी पार्थ चटर्जी की पुस्तक है। फिर भारतीय राष्ट्र का निर्माण, इस निर्माण को हम 3 चरणों में बांटेंगे। पहला ब्रिटिश राज से पूर्व, ब्रिटिश राज और आज़ादी के बाद। तो ब्रिटिश राज से पहले 1958 से पूर्व भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। देश में कई बड़ी एवं छोटी राजतंत्रात्मक इकाइयां थीं, एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता का अभाव था। हालांकि मौर्यों, गुप्तों एवं मुगलों ने काफी समय तक भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा, पर फिर भी भारतीयों की निष्ठा संकीर्ण थी। वे अपने परिवार, ग्राम, जाति को प्राथमिकता देते थे। भारतीय समाज एक परंपरावादी धार्मिक समाज था, जहाँ निरक्षरता, असमानता, असंलग्नता का बोलबाला था। फिर भी राजनीतिक रूप से एकीकृत हुए बिना धार्मिक व्यवहारों, मान्यताओं, संस्थानों ने एकीकृत पहचान को बनाए रखा। व्यापक सांस्कृतिक भिन्नता के बावजूद भारत में साझा सांस्कृतिक विकास के कुछ चिन्ह थे, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत की एकता भावनाओं की एकता है। ब्रिटिश काल में हालांकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखा, पर हमारी मुक्ति की कामना ने हमें सांस्कृतिक एकता एवं राजनीतिक एकता के रूप में उभरने का मौका दिया। जनता आंदोलन ने राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य की भावना का विकास किया। अंग्रेज अपने साथ नया ज्ञान, नई संस्थाएं, नया विश्वास, मूल्य, मान्यताएं लाए। उन्होंने एकीकृत विधि एवं न्याय व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही तथा शिक्षा व्यवस्था का विकास किया। रेलवे, डाक तार, सड़कों का निर्माण किया। इन व्यवस्थाओं के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आने लगे। अंग्रेजों ने भारत में जिस सशक्त केंद्रीय सत्ता का विकास किया, उसने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उपनिवेशवाद ने एक राष्ट्र के रूप में भारत की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों को राजनीतिक एवं भावनात्मक रूप से जोड़कर उन्हें एक राष्ट्र का रूप दे दिया। उन्हें, जैसा कि विपिन चंद्र ने कहा, राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत को एक समान राजनीतिक पहचान और निष्ठा के रूप में एक ढांचे में एकीकृत कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद भारत का राष्ट्र राज्य के रूप में विकास। तो राष्ट्रीय आंदोलन न केवल ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए था, बल्कि भारत को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाने की आकांक्षा भी इसमें शामिल थी।
भारतीय राज्य व्यवस्था में शामिल औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचनाओं ने राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया में महती योगदान दिया। फिर भारतीय राष्ट्रवाद, तो भारतीय राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति की देन है। इसमें भौगोलिक, भाषाई, सेकुलर, धार्मिक क्षेत्र एवं तीसरी दुनिया में उभरे राष्ट्रवाद के आयाम समाहित हैं। अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषता यह है कि उसके तहत भारतीय राज्य ने किसी एक धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित करने से परहेज किया। 4 देशों का राष्ट्रवाद एक धर्म के साथ एक ही राजभाषा को मान्यता देता है। श्रीलंका 2 भाषाओं को राजभाषा मानता है, जबकि भारत ने अपनी 24 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता देकर अपने राष्ट्रवाद को बहुधार्मिक एवं बहुभाषी स्वरूप दिया है। भारतीय राष्ट्र की दूसरी विशेषता सांस्कृतिक रूप से विभिन्न इकाइयों की परस्पर निर्भर राजनीतिक आर्थिक एकता। इसका नतीजा संघात्मक बंदोबस्त में निकला। इसकी तीसरी विशेषता है व्यक्ति एवं नागरिकता के समीकरण को अपनाते हुए उसके परे जाकर एक संप्रभु राज्य के भीतर सामुदायिक अधिकारों का प्रावधान। इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद राजनीतिक संघवाद और सांस्कृतिक बहुलवाद की एक साथ गारंटी करता है। जहां तक आधुनिक राष्ट्रीय चेतना के राजनीतिक विकास का प्रश्न है, इसकी शुरुआत अभिव्यक्ति 19वीं सदी में आर्थिक राष्ट्रवाद के उभार के में देखने को मिलती है, जब दादाभाई नौरोजी ने भारत में अन ब्रिटिश रूल की आलोचना पेश की थी। इसी दौरान उपनिवेशिक आधुनिकता के संसर्ग में राष्ट्रवाद की शुरुआती संस्कृति एवं बौद्धिक अभिव्यक्तियां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं एवं बंगाल रेनेसां के दौरान राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुए नवोन्मेष के रूप में सामने आई। इसी समग्र प्रक्रिया का विकास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद हुआ, जिसने आगे चलकर भाषाई अस्मिताओं पर आधारित भू क्षेत्रीय राष्ट्रीयताओं की एकजुटता के आधार पर निवेशवाद विरोधी आंदोलन को नेतृत्व दिया एवं भाषा के भारतीय राष्ट्रवाद को भित्ति तैयार की। निवेशवाद विरोधी आंदोलन के नेतृत्व ने धर्म आधारित अलग राष्ट्र की इस मांग को कभी मान्यता नहीं दी। गांधी ने स्पष्ट रूप में कहा कि अगर हिंदू अपना अकेला राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो वैसा केवल कल्पना जगत में ही कर सकते हैं। भारत को अपना देश बनाने वाले हिंदू, पारसी, मुसलमान और ईसाई यहीं के नागरिक हैं। दुनिया के किसी भी देश में राष्ट्रीयता और एक धर्म पर्यायवाची नहीं है और भारत में भी ऐसा कभी नहीं होगा। तो राष्ट्र राज्य निर्माण में सहायक गतिविधियां, तो पहला है धर्म निरपेक्ष राज्य। तो भारत का जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, जबकि भारत सभी धर्मों को बराबर सभी को ट्रीट करता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है। भारत के जो संविधान है वहाँ भी, तो एक प्रकार से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सामाजिक बदलाव हुए हैं, तो सामाजिक समता एवं समान गरिमा राष्ट्र निर्माण का आवश्यक तत्व है। इसलिए आज़ादी के बाद सामाजिक परिदृश्य में तीव्र रूपांतरण के प्रयास किए गए। संवैधानिक, वैधानिक एवं व्यवहारिक, जैसे दलित, आदिवासी एवं महिलाओं को हास्याकरण से मुक्त करने के प्रयास किए गए तथा उनकी भूमिका को पहचाना गया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं, जहाँ पर एक प्रकार से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग थे उनको एक प्रकार से एम्पावर्ड किया गया, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। भारत की राजनीतिक एक प्रकार से ढांचा है वो भी एकीकरण को बढ़ावा देता है। भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो भारत को फिर दल हैं वो राष्ट्रीय दल हैं, तो उनमें भी एक राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये कारण है। तो सुदृढ़ केंद्र वाली भारतीय संघ व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, एकल न्यायपालिका है, प्रतिनिधित्वकारी संसदीय व्यवस्था है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज के प्रति आस्था है, चीन व पाक के विरुद्ध हुए युद्धों से उपजा देश प्रेम, अखिल भारतीय सोच वाला राजनीतिक नेतृत्व है। तो भारत में ये सब, भारत का जो राजनीतिक ढांचा है इस प्रकार से है। भारत में संघवाद भी है, तो कहीं ना कहीं राज्यों को भी पर्याप्त रूप से स्वायत्तता मिलती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अलग होने की बात नहीं करते हैं। फिर आर्थिक विकास के लिए समाजवादी जनवादी प्रतिमान, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा गरीबी मुक्ति का प्रयास किया गया। तो यही है कि भारत वोट के लिए चावल की रोटी भी आवश्यक, लोकतंत्र पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं आवास की गारंटी के बिना पूर्ण फलदायी नहीं होगा। तो वही है कि सामाजिक एवं लोकतांत्रिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो डेमोक्रेसी है, अगर हमें राजनीतिक डेमोक्रेसी को, जैसा कि महात्मा गांधी नहीं, अम्बेडकर जी बोलते हैं कि अगर हमें राजनीतिक जो डेमोक्रेसी है, जो भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज है, भारत में जिस प्रकार से डेमोक्रेसी है, अगर उसको फ्लरिश करना है तो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक एवं सामाजिक डेमोक्रेसी लोगों को देनी होगी, जिनका वर्णन भारत के संविधान में DPSPs के रूप में किया गया। तो 1950 में योजना आयोग बनाया गया। इंदिरा गांधी ने समाजवाद की स्थापना के लिए प्रिवी पर्स की समाप्ति की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, भूमि सेलिंग जैसे कदम उठाए। लोकतांत्रिक चेतना, तो राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे नेतृत्व ने लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ावा दिया।
सार्वभौमिक मताधिकार, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की आज़ादी, नियमित चुनावों, जंग जागती लागने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर 1960 के दशक में जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तथा 1980 के दशक में जब गठबंधन राजनीति शुरू हुई तो क़यामत के भविष्य वक्ताओं ने कहा कि अब आज़ादी, लोकतंत्र, समाजवाद संकीर्ण क्षेत्रीय हितों एवं जन आंदोलनों की भेंट चढ़ जाएगा। अमेरिकी विद्वान जो पत्रकार थे सेलिंग एस हैरिसन ने अपनी प्रसिद्ध कृति द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स 1960 में उन्होंने 1950 के दशक को 1950 से 60 के दशक को सबसे खतरनाक दशक बताया भारत के लिए और लिखा कि बाधाएं करीब करीब पूरी तरह आज़ादी के जीवित रहने के खिलाफ हैं और यह मुद्दा यह है कि वस्तुतः क्या कोई भारतीय राज सत्ता बिल्कुल जीवित रह पाएगी या नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेडिक्शन की कि जिस प्रकार से भारत का एक प्रकार से दौर चल रहा है तो बहुत संभव है कि भारत एज ए नेशन बिखर जाए, है ना, भारत एज ए नेशन बिखर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत की जो डेमोक्रेसी थी बहुत मैच्योर निकली और भारत एज ए नेशन, एज अ डेमोक्रेसी आज भी सर्वाइव कर रहा। 1966 में टाइम्स के संवाददाता नेविल मैक्सवेल ने अपनी लेखमाला इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी में लिखा कि एक लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर भारत को विकसित करने का महान प्रयोग असफल हो गया। मैक्सवेल ने भविष्यवाणी की कि चौथे आम चुनाव जो उस समय होने वाले थे 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में होने वाले निश्चित रूप से अंतिम चुनाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 1975 में इमरजेंसी लगी, लेकिन फिर भी भारत की जो डेमोक्रेसी थी, भारत के जो नेता थे इतने मेच्योर थे कि उन्होंने इन सब चीज़ों को भारत की डेमोक्रेसी के लिए बाधा नहीं बनने दी। विदेशी विद्वानों के अलावा वामपंथियों को भी यह संदेह था कि भारतीय लोकतंत्र का प्रयोग सफल नहीं होगा। वामपंथियों का निश्चित मत था कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास बिना हिंसक क्रांति के संभव नहीं। तो उनके अनुसार बड़े भूमिपतियों को फायदा पहुंचाने वाली हरित क्रांति भी लाल क्रांति में बदल जाएगी। तो डब्ल्यू एच मॉरिस जॉन्स ने 1967 में कहा कि भारत के विकास पर अत्यंत संदेहवादी दृष्टिकोण रखना एक रिवाज सा बन गया है। स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इस रिवाज से असहमति एक भारतीय के लिए इस बात की निशानी बन गई है कि वह एक दूसरे से सरकार का जनसंपर्क अधिकारी है और विदेशियों में इसे पाए जाने पर उसे एक दिग्भ्रमित भौतिकतावादी माना जाता है। कुशल राजनीतिक नेतृत्व, तो भारत में कुशल राजनीतिक नेतृत्व आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद भी रहा। तो नेहरू जी रहे, फिर इंदिरा गांधी आई और उसके बाद भी अभी मोदी जी का नेतृत्व है। तो एक प्रकार से आज़ादी के पहले भी गांधी जी, पटेल, नेहरू ये सब थे। तो एक प्रकार से संतुलन बना रहा और अगर नेतृत्व अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होती। तो नेहरू वास्तविक अर्थों में आधुनिक राष्ट्र राज्य निर्माण के पुरोधा थे। 1952 में नेहरू ने लिखा कि सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च पहलू भारत की एकता। 1957 में कहा कि सबसे बड़ा दायित्व न केवल भारत का आर्थिक विकास है बल्कि उससे भी अधिक भारत के लोगों का मानसिक एवं भावनात्मक एकीकरण है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को बचपन से ही क्या कहना चाहिए, कांग्रेस को आज़ादी के पहले से ही एक प्रकार से उसकी सोशल जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी, सोशल उसकी जो कैपिटल थी बहुत ज़्यादा थी। आगे चल के भी कांग्रेस एज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी थी, एक आंदोलन के रूप में काम करके आई हुई पार्टी थी, तो इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के एकीकरण में और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में। तो रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस प्रणाली ने कांग्रेस को व्यापक वैधता प्रदान की, जिस कुशलता एवं दक्षतापूर्ण कूटनीति के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके सचिव बीपी मीनन ने सैकड़ों रजवाड़ों एवं रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया, वह काबिल तारीफ था। तो भारत के मानसिक एवं भावनात्मक एकीकरण में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भिन्नता में एकता, तो भारत में सेरेब्रल बाउल मॉडल है। भारत में बहुत सारी सैकड़ों भाषाएं, बोलियां, रीति रिवाज, उपसंस्कृतियां, जातियां, संप्रदाय हैं, लेकिन भारत फिर भी एकजुट और सक्रिय राष्ट्र है। फिर राष्ट्र राज्य निर्माण में जो चुनौतियां हैं, रियासतों के एकीकरण सबसे बड़ी चुनौती थी। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर के मामले बहुत महत्वपूर्ण थे। सांप्रदायिकता एवं भारत पाक विभाजन, फिर भाषा का मुद्दा एवं राज्यों का भाषाई समर्थन, जातीयता एवं पृथकतावाद, तो कश्मीर, खालिस्तान, द्रविड़स्तान, नागलिंगम के मुद्दे भारत को यदा कदा परेशान करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय असमानता, धरतीपुत्र की चुनौतियां, ये सब भारत के लोकतंत्र में काले धब्बे की तरह आई। सामाजिक एवं आर्थिक एवं लैंगिक असमानताएं भी अब मुखर होती जा रही हैं। तो ये बहुत बड़े मुद्दे बने रहे हैं। फिर रणजीत गुहा क्या बोलते हैं, उनको देख लेते हैं। तो जनता की राजनीति एक स्वैत अधिकार क्षेत्र है जैसी उद्घोषणा करने वाले रणजीत गुहा इतिहास लेखन की सबाल्टर्न धारा, यानी वही
अर्थात निम्न वर्गीय प्रसंग के प्रणेता हैं। 1982 में रंजीत गुहा ने ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया में रह रहे 8 अन्य इतिहासकारों के साथ मिलकर सबाल्टर्न स्टडीज नाम से शोध ग्रंथों का संपादन शुरू किया। उन्होंने वर्ग की जगह सबाल्टर्निता को चुना। रंजीत गुहा का जन्म 23 मई 1922 को तत्कालीन बंगाल के बारिसाल डिवीजन में सिद्धकटी गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने कोलकाता में इतिहास की पढ़ाई की और छात्र राजनीति में वामपंथी विचारधारा के साथ सक्रिय रहे। लेकिन 1956 में हंगरी पर सोवियत संघ के आक्रमण के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से खुद को अलग कर लिया। 1959 में वे इंग्लैंड जा बसे और अभी भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में रहते। 1983 में उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब एलिमेंट्री आस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया का प्रकाशन हुआ 1983 में। द एलिमेंट्री आस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, द एलिमेंट्री आस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया 1983 में पुस्तक आती है। वैसे दोस्तों कविराज ये राजनीतिक सिद्धांतकार, सांस्कृतिक चिंतक, भाषा साहित्य के विमर्शकार और समर्पित अध्यापक हैं। वे भारतीय राजनीति के अध्ययन के माध्यम से यूरोप केंद्रित राजनीतिक सिद्धांत व राजनीतिक दर्शन की सर्व मान्यता पर सवाल उठाने वाले विचारक हैं। इसमें कविराज इस समय न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। 80 के दशक में कविराज ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के भीतर रहकर संदर्भ केंद्रित सिद्धांत यानी कॉन्टेक्स्ट सेंटर्ड जो थ्योरी है कि अपनी तलाश जारी रखी। यही वजह थी कि उनके लेखन में इतालवी मार्क्सवादी चिंतन यानी एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा प्रतिपादित अवधारणाएं केंद्रित होती चली गईं। कविराज ने ग्राम्सी की ही तर्ज पर आधुनिक राज्य का सैद्धांतिक अध्ययन एवं समकालीन भारतीय राजनीति और पूंजीवाद की एक संशोधन परक मार्क्सवादी व्याख्या पर शोध प्रारंभ किया। ग्राम्सी के पैसिव रेवोल्यूशन के सिद्धांत के हवाले से कविराज दर्शाते हैं कि ग्राम्सी की पद्धति के प्रासंगिक होने के बावजूद इस स्थिति को पैसिव रेवोल्यूशन नहीं कहा जा सकता। तकरीबन इसी समय में रंजीत गुहा एवं उसके सहयोगियों ने सबाल्टर्न स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सबाल्टर्न स्ट्रेटजीज का यह आरंभिक काल भी ग्राम्सी के मार्क्सवाद से प्रभावित था। रंजीत गुहा स्वयं ब्रिटिश राज्य को डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी के सिद्धांत से समझने की वकालत कर रहे थे। इस स्थिति में कविराज का सबाल्टर्न स्ट्रेटजीज की ओर रुझान स्वाभाविक था। वे स्वयं संशोधन परक मार्क्सवाद के पक्षधर थे, यानी जो एक प्रकार से डिविजनिस्ट मार्क्सिज्म है उसके पक्षधर थे। ये कविराज की प्रासंगिकता उनके वैचारिक खुलेपन में ही है। 70 के दशक में वे मार्क्सवादी होकर भी मार्क्स के सिद्धांतों की सीमाओं पर लिख रहे थे। 80 के दशक में वो ग्राम्सी से प्रभावित होने के बावजूद पैसिव रिवोल्यूशन की सीमित उपयोगिता की ओर इशारा कर रहे थे। सबाल्टर्न से सहानुभूति रखने के बावजूद उन्होंने सबाल्टर्न लेखन का दावा नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको दोस्तों वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।